ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, जीएसटी हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने पढ़ा था आर्टिकल 366(12) में, जो कहते हैं जीएसटी का मीनिंग क्या है। जीएसटी मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, सो इसमें आई थॉट किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। उसके बाद हमने 3 क्वेश्चन देखे थे, क्या जीएसटी सभी गुड्स और सर्विस पे लगता है। सेकंड क्वेश्चन था कि लिकर पे हाँ। क्यों नहीं लगता। और थर्ड क्वेश्चन था यदि किसी पे जीएसटी लगता नहीं है बट हमने इस पे चार्ज किया तो क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर था कि सभी पे नहीं लगता। सेकंड आंसर था कि हमने लिकर को इसलिए किया क्योंकि हमको रिवेरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था उस पर्पस के लिए। थर्ड का आंसर था सेक्शन 76 के अंदर ये लिखा हुआ है जो टैक्सेबल नहीं है। हम अंकुर जी एक बार म्यूट कर दो आप। हाँ, ओके। थर्ड का आंसर था कि सेक्शन 76 में लिखा हुआ है यदि जीएसटी लेवी नहीं होना चाहिए था, हमने यदि चार्ज किया तो भी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। ओके, तो सेक्शन अब हम पढ़ रहे थे स्कोप ऑफ सप्लाई, क्योंकि हमने आर्टिकल में पढ़ा था तो जीएसटी लगते हैं ऑन सप्लाई, तो हमको ये पता होना जरूरी है कि सप्लाई होती क्या है। सेक्शन 7(1) के अंदर हमने ए और बी देखा था। ए के अंदर लिखा हुआ है 4 चीज लिखी हुई है जो मैं मेन समझता हूँ। मेरी फिंगर दिख रही है, हाँ अब दिख रही है। 4 चीज लिखी हुई है। फर्स्ट लिखा हुआ है कि सप्लाई होनी चाहिए, गुड्स और सर्विस की होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए। ओके, सो गुड्स का मीनिंग हमने देख लिया था क्या होता है, सर्विस का मीनिंग हमने देख लिया था क्या होता है। सप्लाई का जो मीनिंग दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, वो भी इंक्लूसिव मैनर में दिया हुआ है। और इनमें से किसी का भी मीनिंग जीएसटी एक्ट में डिफाइन नहीं किया हुआ। नाइदर सेल डिफाइन है, नोर ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, कुछ भी जीएसटी एक्ट में डिफाइन नहीं है। तो हम जो ग्रामेटिकल मीनिंग हमको ही समझेंगे। ओके, सो हमने उसके बाद कंसिडरेशन का मीनिंग देखा था और बिजनेस का मीनिंग देखा था। बिजनेस के लिए मैंने आपको कहा था कि हाँ आपको ये रीड आउट करके आना है ये बिजनेस क्या होता है। तो किस किस ने बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी है? मैंने पढ़ी थी सर। वेरी पढ़ी थी। But ओके, पूछना मत सर। तो मुझे याद है। ओके, आप थोड़ा सा डिफाइन करोगे बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस काफी बड़ी डेफिनेशन है। मैं यदि बिजनेस की डेफिनेशन लगाएंगे तो 15-20 मिनट बिजनेस की डेफिनेशन में खत्म हो जाएंगे और कुछ भी आउटपुट नहीं निकलने वाला बिजनेस की डेफिनेशन में। तो 1 मिनट अभिषेक सर आप इसको ब्रीफ करोगे? सर हाँ हाँ, मेरे हिसाब से तो हर एक्टिविटी बिजनेस है। हर एक्टिविटी बिजनेस है, कहीं ना कहीं सही कह रहे हो आप। ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, कुछ भी Act of एक्टिविटी being है। busy is called business. एक्ट ऑफ बीइंग बिजी इज बिजनेस। ओके, हम सभी बिजी हैं। जीएसटी में कवर हो जाएंगे सर हम। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर 7(1)(a) के अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे। क्रॉस चार्ज कौन कौन पढ़ के आया इस बार एक बार? मैं कॉल चल रहा है, रुक जाओ। ओके, सब अपना म्यूट कर लोगे, पीछे से आवाज आ एक रही है। सेकंड। अंकुर सर आप डिफाइन करोगे क्रॉस चार्ज क्या होता है? क्रॉस चार्ज भाई, जब आप सेम रजिस्ट्रेशन के पेन पे डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेते हैं जिनको हम डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हैं जीएसटी के अंदर। सो जब हम कोई ऐसी सर्विसेज लेते हैं जिसपे किसी एक को कॉमन बिलिंग हुई हो, लेट्स सपोज एचओ को बिलिंग हुई है, ओके, कॉस्ट सेंटर्स बनाने के लिए वो उस Very बिलिंग को good. बाइफरकेट करना चाहता है अपने नेक्स्ट सेंटर पे, तो ठीक है। वो इनवॉइस रेज करेगा हेड ऑफिस, प्राइमरीली जिसको मेन इनवॉइस रेज हुआ था, जब वो एलोकेशन करेगा कॉस्ट अपने कॉस्ट सेंटर्स पर, तो जो हेड ऑफिस बिल रेज करेगा वो क्रॉस चार्ज के अंदर बिल रेज होता है, उसे बोलते हैं ठीक है। क्रॉस चार्ज। ओके, दिव्यांशु? सर मैंने नहीं पढ़ा है क्रॉस चार्ज। हाँ ठीक है। सो जैसे क्या होता है, जैसे सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी होती है वहां पे ये कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, नहीं लग सकता, क्योंकि वहां पे भी हो सकते हैं मतलब जो हेड ऑफिस जो पेरेंट कंपनी है उसके पास बिल आता है और उसके बाद वो चार्ज हो सकते हैं अलग अलग में। नहीं उसमें तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि उनका पैन भी अलग होगा प्लस जीएसटी नंबर भी उनके पास डिफरेंट होगा। ये हो सकता है ना कि वेलकम दृष्टि, ये हो सकता है ना कि कई बार क्या, गुड मॉर्निंग, कई बार जैसे क्या नाम है हेड ऑफिस के पास बिल आया उसके बाद वो जो अपनी जो सब्सिडरी कंपनी को क्रॉस चार्ज कर सकती है। सर उसमें आईएसडी लग जाएगा ना?
नहीं यार, आईएसडी तो उसमें सेम में इनपुट ही सर्विस लगते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं, आईएसडी का कॉन्सेप्ट उसमें ही लगते हैं, सेम पेन के अंदर हो। आईएसडी के अंदर ये ऑप्शन नहीं है। क्रॉस चार्ज वाइड टर्म में आईएसडी का सोर्ट बहुत, आईएसडी उसके मुकाबले काफी छोटा है। तो ठीक है। आईएसडी तो क्रॉस चार्ज लग जाता है डिफरेंट। हम्म एंटिटीज हो, मतलब सिंगल पर्सन की जो डीम्ड डिस्टिंक्ट एंटिटीज होती हैं उनमें क्रॉस चार्ज एप्लीकेबल होता है। अगर हमारे दो पैन ही अलग है तो वो तो एक्चुअल में डिस्टिंक्ट हो गई ना। ओके, दृष्टि तुम क्या कर रहे हो? ये तो डीम्ड डिस्टिंक्ट के लिए लगता है। ओके, जब कोई हेड ऑफिस अपने किसी ब्रांच ऑफिस को अगर टैक्सेबिलिटी की सर्विस टैक्स, हेलो ऑडिबल हूँ पीयूष मैं? हाँ हाँ हाँ, यस यस Hello? यस 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 यस, बोलो बोलो। लाइक जो हेड ऑफिस है हम्म वो सर्विसेज दे रहा है उसको टू द, ये बेसिकली क्रॉस चार्ज तो हमारा ब्रांड वेयर द हेड ऑफिस इज लोकेटेड, ब्रांच है। ऑफिस इसके केस में। ओके, ठीक है। एंड आईएसडी में और क्रॉस चार्ज में क्या डिफरेंस है? सर मेरे हिसाब से फिर क्रॉस चार्ज दूसरे, ये तो मेरा क्वेश्चन था। ISD is like देखना पड़ेगा। अभिषेक सर? सर क्रॉस चार्ज फिर डिफरेंट स्टेट्स के अक्रॉस लगता है और इनपुट आईएसडी सिर्फ हेड ऑफिस के बिलिंग्स पे लगता है क्या? नहीं, कि मतलब ऐसा हेड कुछ ऑफिस नहीं में है। अगर ऐसा कुछ नहीं है। लाइकवाइज क्या होता है, कई कई बार जैसे ISD includes cross charge, but cross charge does not include ISD. व्हाट इट मीन कि आईएसडी बड़ा कॉन्सेप्ट है या क्रॉस चार्ज बड़ा कॉन्सेप्ट है? ISD. आईएसडी बड़ा कॉन्सेप्ट है। ओके, एनीबॉडी? क्रॉस चार्ज, क्रॉस चार्ज बड़ा क्रॉस कॉन्सेप्ट चार्ज बड़ा कॉन्सेप्ट है और आईएसडी छोटा है। है। ओके, सो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस ये है कि आईएसडी में हमें सारी सर्विसेज हेड ऑफिस पे बिल होती है और सारे गुड्स, और उसका एक कंबाइंड वो बिलिंग का पोर्शन अलग अलग ब्रांच पे एज पर देयर यूजेस और टर्नओवर बेसिस वो उसको ट्रांसफर करता है इनपुट। नेहा एक चीज मुझे बताओ, क्या ये जरूरी है कि हेड ऑफिस में ही ट्रांसफर इनपुट। दिवांशु एक सेकंड, नेहा तुम मुझे ये बताओ कि यह जरूरी है कि बिल हेड ऑफिस में ही होगा? ये हो सकता है कि ब्रांच पे बिल आए हो, हम उसको हेड ऑफिस में ट्रांसफर कर रहे हो या फिर अलग ब्रांच में ट्रांसफर कर रहे हो, ये हो सकता है? ये भी पॉसिबल है आईएसडी में, लेकिन आईएसडी इज फॉर यूज ऑफ इनपुट। जो हमें इनपुट मिला है उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, और जबकि क्रॉस चार्ज है उसमें हम आउटपुट भी चार्ज कर रहे हैं और दूसरी पार्टी जो भी हमारी डीम्ड डिस्ट्रिक्ट एंटिटी है जो रिसीवर है वो इनपुट ले रहा है। सर आईएसडी में रजिस्ट्रेशन हाँ यस, आईएसडी में अलग से रजिस्ट्रेशन है ना, कंपल्सरी होता है। हाँ, अलग से लेना पड़ता और है। क्रॉस चार्ज में नहीं चाहिए होता, क्रॉस चार्ज के लिए नहीं चाहिए होता। और आईएसडी हाँ, और क्रॉस चार्ज में क्रॉस नहीं चार्ज होता तो हर एंटिटी पे एप्लीकेबल कर है। सकते हैं। हाँ। एक सेकंड, नेहा एक मिनट, मैं नेहा से 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है? नेहा तुम ये बताओ, यदि कोई बिल हमने हेड ऑफिस में लेंगे तभी क्रॉस चार्ज होगा, या ये हो सकता है कि हमने ब्रांच में बिल लिया है और उसके बाद हम अलग ब्रांच में या हेड ऑफिस में ट्रांसफर कर रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए क्रॉस चार्ज बोलो। डीम्ड डिस्टिंक्ट एंटिटीज पे एप्लीकेबल है। तो एक एंटिटी जो एक स्टेट में है और उसकी दूसरी ब्रांच दूसरी स्टेट में है, तो दोनों अगर ब्रांचेस भी आपस में ट्रांजैक्शन करती है तो उसमें भी क्रॉस चार्ज एप्लीकेबल होता है। ओके, ठीक है। जो सुबह क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसमें और आईएसडी ब्रांच टू हेड ऑफिस जाएगा कोई भी मटेरियल या सर्विस तो भी वो क्रॉस चार्ज एप्लीकेबल है। मैम एक चीज रुको, गुड्स के लिए तो दिक्कत ही नहीं है, हमें गुड्स के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे जीएसटी लगना ही है। गुड्स में ना कंज्यूमेबल गुड्स जो होते हैं, जैसे हमने स्टेशनरी आइटम्स परचेज करी है और वो हेड ऑफिस में या एक ब्रांच में, हाँ, वो ठीक कह रहे हो। उस अभी केस में वो ट्रांसफर की नहीं बात, मांगते हैं ना, तो हाँ यदि हम ट्रांसफर की बात करेंगे, मीन्स फिजिकल मूवमेंट हो रही है उस गुड्स की, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। यदि फिजिकल मूवमेंट्स नहीं होती, हमने हेड ऑफिस में यूज किया है या कुछ हमने ब्रांच में यूज किया है जो अलग अलग ब्रांच में हेड ऑफिस में यूज हो रहे हैं, तो हम क्रॉस चार्ज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हाँ, लेकिन मतलब वो सर्विस में भी एप्लीकेबल होता है और गुड्स में भी, दोनों में एप्लीकेबल तो है ही, पर गुड्स का हमें प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि वो मूवमेंट बेस पे ट्रैक हो जाता है। लेकिन सर्विस में क्या होता है कि सर्विस कंज्यूम हो जाती है कि ब्रांच पे वो पता नहीं चलती है कि हाँ, वो दिखती नहीं है, वो दिखती नहीं है।
ओके, हाँ। सो अभिषेक आप कुछ इसमें ऐड कर रहे थे? मेरे हिसाब से जो सुबह मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सेम स्टेट में अगर दो ऑफिस है तो उस वैसे केस में आईएसडी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ओके, सो क्या कुछ कंक्लूड निकला अभी तक? मतलब आईएसडी क्रॉस चार्ज अक्रॉस स्टेट्स लग सकता है और आईएसडी इंटर स्टेट। रुको मतलब रुको, मैं इसमें रुको एक मिनट। पहले अभिषेक सर का क्वेश्चन ये था, यदि एक ही स्टेट में हमारे दो ऑफिसेज है और जीएसटी नंबर सेम है, तो उस केस में हम यदि ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? हाँ, उस पे क्रॉस चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा ना, क्योंकि सेम जीएसटी नंबर है। यस, क्रॉस चार्ज का कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब जीएसटी नंबर अलग अलग हो, तो रीजन कुछ भी हो सकता है उसका। सो ये कहना कि यार सेम स्टेट में है तो जीएसटी की तो लाइव आएगी नहीं, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं बनेगा, क्योंकि जीएसटी नंबर सेम है। ठीक है, ओके। सो अब हमारा क्रॉस चार्ज तो तब एप्लीकेबल होगा, हाँ क्रॉस चार्ज तो तब एप्लीकेबल हो जाएगा जब मल्टीपल मोर देन वन स्टेट इंक्लूड है, मतलब जहाँ पे जीएसटी नंबर अगर दोनों कंपनी मतलब दोनों एंटिटीज का डिफरेंट आ रहा है, हाँ। लेट्स से रिलेटेड पार्टी है दोनों का, अगर जीएसटी नंबर डिफरेंट है, अगर सेम स्टेट में है, अगर जीएसटी नंबर डिफरेंट है तो वो इनवॉइस रेज करेगा, टैक्सेबल इनवॉइस, उसमें जीएसटी फर्दर चार्ज करेगा। अगर सेम स्टेट में है तो आईएसटी वाला कंसेप्ट लग जाएगा, जस्ट एक डेबिट नोट इशू होगा और उसके बेसिस पे जीएसटी जस्ट ट्रांसफर हो जाएगा। सर यदि सेम स्टेट में है, जीएसटी का नंबर amount सेम वहाँ है, से charge तो हमको करेगा। ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है ना सर, क्योंकि हमारा एक ही चीज है ना, वो तो जीएसटी नंबर एक ही है, तो हमको ट्रांसफर आईटीसी ट्रांसफर करने की तो कोई बात ही नहीं आएगी ना। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, हाँ। तो अब इसके अंदर क्या है, जैसे कि यदि हमारा क्रॉस चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो काफी वाइडर है आईटीसी के आईएसडी के कॉन्सेप्ट से। आईएसडी के कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, यदि कोई मेरे पास इनवॉइस आया जहाँ पे हमने सर्विस ली हुई है, ओके, जहाँ पे हमने सर्विस ली हुई है वहां पे इनवॉइस आया, हम उसको अलग अलग ब्रांचेस में ट्रांसफर करते हैं। बट जो हमारा क्रॉस चार्ज का है, क्रॉस चार्ज में इवन यहाँ तक भी जजमेंट आई हुई है, यदि हेड ऑफिस के अंदर मेरे जो स्टाफ है, जो मेरे एम्प्लॉइज है, उनको मैंने सर्विस वे मेरी हेड ऑफिस में सर्विस दे रहे हैं और उसकी सर्विस मेरी अलग अलग ब्रांचेस में यूज हो रही है, तो उस पर क्रॉस चार्ज लगेगा। हेड ऑफिस को इनवॉइस करना पड़ेगा अलग अलग ब्रांचेस के अंदर। ठीक है, कॉस्ट का इनवॉइस करना पड़ेगा। हाँ, हर एक कॉस्ट का इनवॉइसिंग करनी होगी। और क्या आईएसडी में एम्प्लॉइज क्या का होता जस्ट है? एक एग्जांपल दिया है, क्या एम्प्लॉइज के लिए जस्ट एक एग्जांपल दिया ना। हाँ, इवन ना इसमें क्या दिक्कत आई थी, कोलंबिया कोलंबिया मतलब एडवांस रूलिंग थी तो कोलंबिया के नाम से समथिंग उनका नाम था, मैं शेयर कर दूंगा आपको बाद में। उसमें ये लिखा हुआ था कि यदि हेड ऑफिस के अंदर एम्प्लॉई है, उसका क्रॉस चार्ज भी हमारी सप्लाई बनेगा अलग अलग ब्रांचेस के अंदर। तो अब दिक्कत क्या आई थी, हेड ऑफिस के अंदर मतलब वो कंपनी हॉस्पिटल का काम करती थी, हॉस्पिटल जीएसटी के अंदर एग्जम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगता। ओके, सो अब उनको ये प्रॉब्लम आई कि यदि हम एम्प्लॉई जो कि आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई है सेक्शन 7(2) के अंदर, आज हम वो पढ़ेंगे, तो यदि हम उस पर भी जीएसटी चार्ज करते हैं तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट बन जाएगा कंपनी के लिए। ओके, सो उसके बाद कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आई थी, चीजों और क्लैरिफाई किया। डन। एक चीज जस्ट मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, इसका मतलब है कि जब हम क्रॉस चार्ज का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो उसमें जो इनवॉइस रेज होगा वो तो इंटरनली हुआ ना, सिर्फ हेड ऑफिस सिर्फ अदर ब्रांच को कर सकता है, कोई हाँ। बाहर का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। और सर, आईएसडी के केस में तो हमारा नॉर्मल है कि अगर हेड ऑफिस को किसी ने इनवॉइस रेज करा तो उसने उस इनवॉइस का आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारे अपने अंडरटेकिंग्स में हाँ, या सभी यूनिट्स अपने में। अंडरटेकिंग्स में। हाँ मेजर डिफरेंस तो यही हुआ ना इन दोनों का। यार, इसके अंदर काफी डिफरेंस है। यदि हम आईएसडी का कॉन्सेप्ट देखते हैं उसके अंदर हमको अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। सो आजकल हाँ ना वो तो इंडस्ट्री, हाँ ठीक है, वो जनरल हो गया। हाँ, आजकल इंडस्ट्री क्या कर रही है, आईएसडी ना फॉलो करके वे इस चीज का कॉन्सेप्ट यूज कर रही है क्रॉस चार्ज का, क्योंकि उसके अंदर एडिशनली हमको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, हमको इनवॉइस रेज करने पड़ते हैं, काफी काफी प्रोसेस है उस केस में। तो हम ईयर एंड में क्रॉस चार्ज कर देते हैं हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो चीज का। अच्छा। एंड कल या कभी हम जो एडवांस रूलिंग आई थी
कोलंबिया की वो भी डिस्कस करेंगे ताकि और क्लियर होगा ये हमारा कॉन्सेप्ट। और फर्दर इसके लिए हम आईएसडी के अंदर एक यार बट डिफरेंस क्या होते हैं क्रॉस चार्ज और आईएसडी के अंदर, वो भी एक लिस्ट बना के शेयर करेंगे, तो सही से और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी इस केस के अंदर। हाँ यस अंकुर। ठीक है। अंकुर ओवर टू यू। दोनों में ही तो कॉस्ट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ सर। उसके अंदर डिफरेंस है सर, जो आईएसडी का कॉन्सेप्ट है उसमें आपके पास पहले इनवॉइस आना चाहिए, उसके बाद आप चार्ज कर रहे हो, और क्रॉस चार्ज के अंदर आपके पास इनवॉइस आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट अंकुर जी? चार्ज में आप अपने इंटरनल इनवॉइस रेज करके वो करते हो। हाँ क्रॉस चार्ज में अपने इंटरनल करता हूँ, बट उसके अंदर पहले हेड ऑफिस के पास एक इनवॉइस आएगा। लेट्स से कोई नहीं, लेट्स सपोज कि इनवॉइस का कॉन्सेप्ट मैं छोड़ दूं, अगर कि इनवॉइस पहले आएगा बाद में आएगा, बट जो आइडिया है इसके पीछे जो एक ही है ना कि भाई मेरी कॉस्ट जो सब जगह समराइज हो रही है उसको मैं एक ही जगह पे अज्यूम ना करके बाकी जगह पे भी एलोकेट करूं। हाँ बाकी जगह पे मीनिंग दोनों का सेम है कि जीएसटी का आईटीसी एक को ना मिले, सभी को मिले। मतलब जहाँ पे कंज्यूम हुई है सर्विसेज वहाँ पे मिले, वहां पे मिले, डेस्टिनेशन बेस्ड रहे इसका। हाँ डेस्टिनेशन बेस्ड रहे ना। हाँ। मतलब आइडिया सेम है। अगर एक बेसिक डिफरेंस की बात करूं तो इनवॉइस का बता रहे हो कि तुमकी इनवॉइस उसमें पहले आ जाता है उसमें बाद में आता है या नहीं आता है। ठीक है, गुड। ओके, काफी अच्छी रही अपनी ये डिस्कशन, एंड इस चीज को हम फर्दर कल या नेक्स्ट डे हम इस पे फर्दर डिस्कशन करेंगे मोर। सो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो क्रॉस चार्ज का। एंड फर्दर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था मोटर व्हीकल क्या होती है, क्या बाइक एक मोटर व्हीकल है या नहीं, इलेक्ट्रिकल बाइक मोटर व्हीकल है या नहीं, क्या दोनों है सर। दोनों है। ओके अंकुर जी, अंकुर आप म्यूट हो। म्यूट सर हो म्यूट हो। अच्छा मैं कह रहा हूँ भाई कि मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से जाओगे तो वहाँ पे बाइक जो है वो मोटर व्हीकल नहीं है। ओह वाह, गुड सर, थैंक यू सर। मैं यही चाहता था कि आप यहाँ पे स्टडी करके आओ, क्योंकि हम आज के टाइम पे हम स्टडी नहीं कर रहे, हम सीए है और लोगों को कंसल्टेंसी देते हैं, तो इसलिए हमको कहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो ज्यादा जरूरी है। गुड अंकुर, वेरी गुड। बट शिवांश आप कुछ बोल मोटर रहे थे? व्हीकल एक्ट बाइक तो है मोटर व्हीकल ना, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 25 सीसी से ऊपर का होता है उसका इंजन। Very उसमें good. लिखा है कि 25 सीसी से ऊपर का इंजन है तो मोटर व्हीकल है। बट उसमें एक चीज मेंशन है ना कि 4 व्हीलर्स लेस देन 4 व्हीलर हम इंक्लूड नहीं करेंगे मोटर व्हीकल में। 4 व्हीलर लेस देन 25 सीसी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बट ये नहीं लिखा है कि मोर देन 25 सीसी का। नहीं, व्हीकल विद लेस देन 4 व्हीलर। 4 व्हीकल्स लिखा हुआ है। 4 नहीं व्हीलर सर, से जो तीसरा wheel ऑप्शन है, जो तीसरा वाला ऑप्शन है उसमें लिखा है ऑल अदर मोटर व्हीकल्स नॉट इंक्लूडेड हाँ। अबव वाला, उसमें Yes. कवर हो जाता मतलब सभी ने मोटर व्हीकल है। एक्ट और पढ़ उसमें के आए हो, 3 व्हीलर भी हाँ। कवर होते हैं। मतलब सभी मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ के आए हो। वेरी गुड यार, ऑसम ऑसम। अच्छा सही जवाब क्या है? दिवांशु, सही क्या है? सर कवर हो जाएगा। हेलो, मोटर व्हीकल में कवर हो जाएगा। आपका कहने का मतलब कवर हो 25 जाएगा। सीसी से कम है तो कवर नहीं होगा, 25 सीसी से ज्यादा है तो कवर हो जाएगा। सर मेरे हिसाब से तो कवर हो इलेक्ट्रिक जाएगा व्हीकल जिसके भी चेसिस कवर है। हो जाएंगे। क्या? मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कवर हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कवर हो जाएगी। ओके श्वेता। हाँ, इलेक्ट्रिक बाइक भी कवर होती है, उसमें भी इंजन होता है क्योंकि हाँ वो तो बैटरी से चलते हैं, उसमें सीसी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। होता है यार कॉन्सेप्ट। अंकुर अभिषेक होता है उसमें, होता है। रिवोल्ट में चार्ज करते हैं ना जीएसटी। श्वेता व्हाट्स योर पॉइंट? क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा है, सो मैं भी गलत हो सकता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करना इसमें। मोटर व्हीकल और व्हीकल मींस एनी मैकेनिकली पढ़ोगे कोई यार? प्रोपेल्ड व्हीकल अडेप्ट। मैं पढ़ता हूँ सर। मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल अडॉप्टेड फॉर यूज अपॉन रोड्स वेदर द पावर ऑफ propulsion is transmitted thereto from an external or internal source and include a chassis to which a body has not been attached and a trailer, but does not include a vehicle running upon fixed rails or a vehicle of a special tire adapted for use only in factory or in any other enclosed premises or a vehicle having यहाँ पे रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ यहाँ पे। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है बाइक इंक्लूड होती है नहीं होती है, तो और अब पढ़ना, आगे से पढ़ना। और व्हीकल or a vehicle having less than 4 vehicles fitted with engine capacity of not exceeding 25 cc।
Not Vehicle? exceeding 20. हाँ, क्योंकि इसने लिखा हुआ है ना कि क्या नाम, हम क्या इंक्लूड नहीं करेंगे जिसके अच्छा, अंदर ठीक है, लेस वो देन लिख- 4 है, एंड लेस देन 4 मतलब 3 के हो, मतलब जिसकी मतलब अज्यूम करो 2, जिसकी व्हीकल 2 है और उसकी कैपेसिटी 25 सीसी से ठीक है, कम है, समझ गया सर, हाँ, इट मीन जिसकी ठीक है। 25 सीसी से ज्यादा है वो इंक्लूड हो जाएगा। ओके टू ऑल। मोटर मतलब बाइक भी, टू व्हीलर। बाइक मैं ये नहीं कहूंगा बाइक, क्योंकि ना क्या होता है कि जो बच्चों की बाइक आती है उसके अंदर 20 सीसी मोपेड तक का भी नहीं इंजन होता है। हाँ, ओके, यदि उनका 25 से ज्यादा है सीसी तो वो मोटर व्हीकल में कवर होगा, एंड यदि 20 से कम है, 25 से कम है तो वो नहीं कवर होगा मोटर व्हीकल के अंदर। ठीक है सर। ठीक है, एंड सीरियसली इट्स वेरी गुड कि सभी इसको पढ़ के आए थे, मोस्टली इसको पढ़ के आए थे। ओके सो हमारे आज से हम नया स्टार्ट करते हैं, एंड ए हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बट इसके अंदर फर्दर हमको स्टडी करनी है कि क्रॉस चार्ज के ऊपर फर्दर इस पे हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। ओके ठीक है सर। सो अब हम आते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यदि हमने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, चाहे वो बिजनेस के लिए की हो या नहीं की हो। जैसे कि मैंने प्ले स्टोर से कोई गेम डाउनलोड किया तो वो भी सप्लाई में आ जाएगा। ओके एंड इसके अंदर फर्दर हमने स्टडी की थी इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, वो इसमें मेंशन नहीं है बट वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। एंड तो अब हम पढ़ते हैं शेड्यूल 1 पढ़ेंगे, एंड सेक्शन 7(1)(c) the activity specified in schedule 1 made or agreed to be made without a consideration। श्वेता तुम हो अभी यहाँ पे? हाँ हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारी इसमें हेल्प चाहिए। हाँ बोलो। ठीक है तो सो पीछे वाला मेरा छूट गया था इसलिए मैं उसमें नहीं थी। नहीं कोई ना, हम ट्राई करेंगे इन वीडियो को अपलोड करें, एंड वहां से हर कोई पर्सन हेल्प ले सकते हैं। ओके सो कल हमने डिस्कस किया था परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। हमने डिस्कस किया था यदि कोई इस पे हमने आईटीसी लिया हुआ है एंड हम वो ट्रांसफर करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, चाहे उसमें कंसिडरेशन हो या ना हो। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि डिस्पोजल के ऊपर मीनू ने क्वेश्चन पूछा था कि वैल्यूएशन कैसे होगी। तो उसके लिए ये डिस्कशन हो रहा था कि वैल्यूएशन कैसे होगी, उसके लिए वैल्यूएशन रूल में लिखा हुआ है ऑल दो। सो हम उसका स्टडी करते हैं कि कैसे वैल्यूएशन होगी। श्वेता ये मैंने रूल ओपन किए हुए हैं, और सबसे पहले ना आप 2 चीज डाउनलोड कर लो अपने सिस्टम पे, जीएसटी एक्ट की बुक है वो और जीएसटी रूल, क्योंकि बार बार मैं इससे ही रेफरेंस देता हूँ और आपको स्टडी करने में भी हेल्प मिलेगी। मेल कर देना सर सबको। सर इसका साइज काफी बड़ा है तो ये मेल नहीं हो सकती। अच्छा। मैं लिंक शेयर कर दूंगा सभी को। ठीक है सर। ओके लिंक सो शेयर कर देना। हाँ श्वेता तुम अब मेरे साथ रहना इसमें। रूल 27 कहते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। इसका मतलब है यदि हमने कुछ कंसिडरेशन लिया मनी के टर्म्स में और कुछ कंसिडरेशन लिया हमने अदरवाइज मनी के अलावा, क्या श्वेता डिस्पोजल इस पॉइंट में कवर होगा? डिस्पोजल इसमें हमने कुछ कंसिडरेशन लिया ही नहीं है ना उसमें, तो नहीं होगा हाँ डिस्पोजल। इसमें नहीं होगा। वेरी गुड श्वेता। किसी को प्रॉब्लम इस पॉइंट में कवर होगा नहीं होगा के लिए कोई क्वेश्चन? आई होप किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। सेकंड पॉइंट है श्वेता रूल 28 वैल्यू और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन अदर देन थ्रू एन एजेंट। श्वेता क्या इस पॉइंट में कवर होगा डिस्पोजल? इसमें तो वो कवर्ड होते हैं ना जो तुम्हारे रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन से तुम ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांसफर कर रहे हो। डिस्पोजल नहीं होगा। डिस्पोजल नहीं होगा। अगर- वेरी गुड। किसी को इसमें डाउट है इसमें डिस्पोजल इंक्लूड नहीं होगा? ओके अब आते हैं हम आगे। वैल्यू और सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट, इसमें इंक्लूड होगा श्वेता?
अगर उसके थ्रू हमने डिस्पोजल कराया है तो बात अलग है, बाकी इसमें नहीं इंक्लूडेड है। नहीं यार श्वेता, यदि हमने उसके थ्रू कराया तो भी नहीं होगा। रीजन मीन क्या है, सब क्या नाम है, ये दो सप्लाई मानी जाएगी उस केस में। एक तो हमने डिस्पोजल किया वो, और एक जो एजेंट की हेल्प लिए वो। तो जो एजेंट की ली है वो इसमें कवर होगा 29 के अंदर। जो डिस्पोजल हमने एसिड किया वो इसमें कवर नहीं होगा। आई एम क्लियर टू यू? यस। ओके, किसी में इस पॉइंट में डाउट? डिस्पोजल इसमें कवर होगा नहीं होगा? डिस्पोजल इसमें भी कवर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है हम पहले 31 पढ़ते हैं, रेजिडुअल मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। इसमें लिखा हुआ है तो ऊपर किसी में मेंशन नहीं है, तो पॉइंट नंबर 31 में आ जाएंगे। डन। अच्छा, बात है हम पॉइंट नंबर 30 में, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बेस्ड ऑन कॉस्ट। क्या श्वेता इसमें कवर होगा? पूरा पढ़ सकते हैं हम इसको। where the value of a supply of goods or service of both is not determinable by any of the preceding rule of this chapter, the value shall be 110% of the cost of production or manufacture or the cost of acquisition of such goods or the cost of provision of such service. डिस्पोजल तो इसमें भी नहीं होगा। इसमें भी नहीं होगा। ओके, सो यदि हम रूल नंबर 30 पढ़ते हैं या रूल नंबर 31 पढ़ते हैं, दोनों में हमको घूम फिर के इसी क्लोज में आना पड़ेगा, क्लोज नंबर 30 में। क्योंकि मैं 31 में पढ़ता हूँ, वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर रूल 27 to 30, द सेम शैल बी डिटरमाइंड यूजिंग रिजनेबल मींस। हमको एक रिजनेबल मींस से, मतलब जैसे हम अपना बेस्ट जजमेंट लगा सकते हैं, रिजनेबल मींस consisting with the principle and general provision of section 15 and the provision of this chapter, provided that in the case of supply of service the supplier may opt for this rule, ignoring rule 30 इग्नोर करके सीधा 31 में आ सकता है। डन। सो कहीं मतलब मुझे बेस्ट ये लगता है हमको घूम फिर के, या फिर हम 31 के रूट से 30 में आए, या फिर डायरेक्टली हम 30 में जा सकते हैं। क्योंकि वहां पे क्या है, हम जो अपनी फिक्स एसिड है उसको हम सेल कर रहे हैं, तो हम इसमें बेस्ट जजमेंट ये लगा सकते हैं कि इसमें स्पेसिफिकली लिखा नहीं है क्या मेरी कॉस्ट होगी उस केस में, क्योंकि फिक्स एसिड के अंदर कॉस्ट होती है जो मेरी, वो एक्चुअली में जो कॉस्ट होती है हम यूज कर लेते हैं मैक्सिमम पार्ट उसका, एंड उसके बाद हम उसको सेल करते हैं। सो हम जो WDV है, WDV का 10% करके वैल्यू एड करके सप्लाई मान सकते हैं, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू जाते हैं। चलो कोई ना, कोई नहीं, डिटेल में समझ लेते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटिव पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 वेयर मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। यदि हम रिलेटिव पर्सन के बीच में या फिर हम डीम डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, वो भी चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन है, वो भी सप्लाई माना जाएगा। एंड सेक्शन 15 के अंदर रिलेटिव पर्सन की डेफिनेशन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ही उस डेफिनेशन को पढ़ो, कि इतना डेप्थ में जाएंगे तो काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा हमारा। सो एक बार आप गो थ्रू कर लेना। एक्सप्लेनेशन में रिलेटिव पर्सन की डेफिनेशन दी गई है, उसमें एम्प्लॉय भी इंक्लूडेड है। ओके, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का मीनिंग होता है कि डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का मीनिंग होता है कि एक ही पेन के अंदर पर्सन का सेम पेन है और उन्होंने 2 रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं, तो वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाते हैं। यदि कोई डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन है, इवन विदाउट कंसिडरेशन है, वो भी सप्लाई बन जाएगा। एंड यदि रिलेटिव पर्सन के साथ है, वो भी सप्लाई बन जाएगा। और इसमें प्रोवाइजो लिखा हुआ है, यदि एम्प्लॉय के साथ हम 50,000 तक की ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो सप्लाई नहीं बनेगा। ओके, एक साल में 50,000 तक की ट्रांजैक्शन है तो वो सप्लाई नहीं बनेगा। डन। तो इसमें एक क्वेश्चन था मेरा कि यदि हम रेंट फ्री एकोमोडेशन देते हैं या फिर हम अदर बेनिफिट देते हैं एम्प्लॉय को, क्या वो आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई बनेगा या नहीं बनेगा? क्या वो भी सप्लाई बन जाएगा? 50,000 से मैं ऊपर गिफ्ट दे रहा हूँ, कोई लेट्स सपोज वॉच दे दी 1 लाख 1.5 लाख रुपए की, तो ठीक है, वो कवर हो जाएगी इसमें? हाँ, वो इसमें कवर हो जाएगी, उस पर सप्लाई मानी जाएगी, उस पर टैक्स चार्ज करना पड़ेगा उसको। बट इन रिलेशन टू मैं वो एम्प्लॉय रिलेशनशिप ही दे रहा हूँ ना।
वो डिस्कशन कर, वही वही वो क्वेश्चन पूछा है मैंने आपको कि यदि मैं उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन देता हूँ या कुछ और अदर बेनिफिट देता हूँ, तो क्या वो मेरा इस पॉइंट में कवर होगा या नहीं होगा? वो तो सैलरी एंड परक्विजिट्स में आ नहीं, जाएगा। रेंट हाँ। फ्री एकोमोडेशन और अदर बेनिफिट तो सैलरी का पार्ट होगा ना, कि भाई जब हम उसको लेते हैं हाँ, तो परक्विजिट में भी लेते हैं एज पर इनकम टैक्स या नहीं हाँ, हाँ, लेते हैं। सही नहीं, कह उस रहे पे हो आप। जीएसटी नहीं आना चाहिए। उस पे जीएसटी नहीं है, बट अगर मैं नहीं है। सिंपल गिफ्ट गिफ्ट दे रहा हूँ, जस्ट हम्म। नॉट ऑन एनी ओकेजन, किसी एक बंदे को पर्टिकुलरली दे रहा हूँ, दिवाली ऐसा गिफ्ट भी दे नहीं कि रहे हो सारे आप? एम्प्लॉयज को दे रहा हूँ। हाँ, नहीं, हाँ। दिवाली गिफ्ट तो सबको दे दिया ना मैंने। नहीं यार, जरूरी नहीं, आप कह सकते हो आप दिवाली गिफ्ट हमने तो सभी को मान दे ले यार, दिया। बॉस की और सेक्रेटरी की सेटिंग चल गई, आपस में बॉस ने दे ठीक दिया, है, अब आगे बताओ। ठीक है। यार वो इन कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रहे, पर्सनल कैपेसिटी में दे रहे हो। आपकी वीडियो हैंग हो गई है अंकुर, तो हम आपका क्वेश्चन बाद में लेंगे। ओके, यही मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। यदि हम कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी सप्लाई दे रहे हैं, वो तो वो रिलेटेड पार्टी इसमें फॉल नहीं होगा। ट्रांजैक्शन। वो रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन है, बट फिर भी वो नहीं होगा। ओके, ठीक है। इसके अंदर मैं एक डिबेट का पॉइंट इशू ऐड कर रहा हूँ। क्या होता है कि हमने किसी को गिफ्ट देते हैं, तो सेक्शन 17(5) के अंदर गिफ्ट को लिखा हुआ है कि उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। एग्री? ओके, ओके, यस सो सर। हाँ, तो अब क्या क्या इशू क्रिएट हो जाएगा कि हमने वहां पे उसको कह दिया कि वो गिफ्ट के उस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई उस पर्सन ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया तो वो सप्लाई बन जाएगा। तो इसके ऊपर दो इम्पैक्ट हो गया, मुझे उसका आईटीसी भी नहीं मिला। दूसरा इसका क्या इशू हो गया कि भाई मुझे उसके ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ गया। गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन समझ में आए सभी को? हाँ हाँ, मतलब कि क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि वो सप्लाई है, इसलिए हमें जीएसटी तो पे करना ही पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हमें क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम दोनों साइड से वी आर एट अ लॉस। हाँ, सो इस केस में हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? वैसे हम यदि लॉजिकली पढ़ते हैं, तो यदि हमने आईटीसी यदि वहां पे ब्लॉक किया हुआ है, तो ये सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो हम एसएससी को, जो हमारे एसएससी है, जो क्लाइंट है, हम उसको ये एडवाइस कर सकते हैं कि आप अपना आईटीसी मत लो, क्योंकि आपने यदि आईटीसी लिया तो वैल्यूएशन कॉस्ट से ज्यादा पे ही होगी। हम ये एडवाइस कर सकते हैं। और सेफर साइड हम ये कह सकते हैं, यदि कोई क्लाइंट है ज्यादा कह रहा है कि यार रिस्क, बस रिस्क ज्यादा लग रहा है उसको इस चीज में भी, तो हम ये कह सकते हैं, अब वो गिफ्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, आप उसको हम सप्लाई ट्रीट कर रहे हैं, हम उसका आईटीसी क्लेम किया है हमने उसको, तो आप इसको सप्लाई ट्रीट करो और सप्लाई अकॉर्डिंग अपना टैक्स पे करो। उस पर आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा यदि हम इसको सप्लाई ट्रीट कर रहे हैं, तो वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। ओके टू एवरीवन? चलिए आगे। ओके, सो एक अब बार हम दोबारा प्लीज, ओके एक ओके बार दोबारा। ओके, मैं एक बार सेक्शन 17(5) ओपन कर लेता हूँ। तो हर केस में ये गिफ्ट को हम सप्लाई मान लेंगे, फिर गिफ्ट का वो आईटीसी माना। वही मैंने, रुको रुको सर, यदि हम गिफ्ट देते हैं हमारे जो बिजनेस के अंदर जो क्लाइंट्स है, क्लाइंट को गिफ्ट देते हैं, तो इसके अंदर ऐड होगा ही नहीं, तो कोई क्वेश्चन नहीं उठता, तो शेड्यूल 1 में ऐड नहीं होगा, वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। उस केस में हमको आईटीसी ब्लॉक करना पड़ेगा। अंकुर एग्री? रिलेटेड पार्टी नहीं हुआ। क्योंकि वो रिलेटिव पार्टी नहीं हुआ। ओके, यदि वो हमारा रिलेटिव पार्टी बनता है, तो भी हमको दिक्कत आती है कि हमको दो जगह मार पड़ती है। नहीं तो हम उसको गिफ्ट ही माने ना, उसे नॉर्मल नॉर्मल सप्लाई मान लेते हैं, फिर आईटीसी ब्लॉक करना पड़ेगा। रिलेटिव पार्टी की बात कर रहे हो, नॉन रिलेटिव पार्टी की बात कर रहे हो? रिलेटेड रिलेटेड रिलेटिव पार्टी की बात करें, तभी उसके ऊपर ही डिस्कशन चल रही है। एक बार मैं एक्ट खोल लेता हूँ, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। रुक जाओ एक मिनट, एक सेकंड सर। यार मेरा ना अटक रहा है बहुत ज्यादा, हाँ हाँ, काफी काफी प्रॉब्लम आ रही है सर आज आपके साथ। सुन नहीं पा रहा मैं कुछ भी। कोई ना सर, यदि आप नहीं सुन पा रहे हो, तो जितना सुन पा रहे हो बेस्ट है। हम इस वीडियो को यदि अपलोड करते तो आपको वहां से हेल्प मिल सकती है, और आपकी आवाज भी हमारे पास क्लियर नहीं आ रही है इवन, और एटलीस्ट। क्वेश्चन बताओ पीयूष। मैम एक सेकंड, एक बार ना हम सेक्शन 5 को रेफर करके जो हमारे डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम आपका क्वेश्चन लेंगे। ओके मैम? ओके सर, ओके।
क्योंकि मैं ये रेडी नहीं करके आता, ये क्वेश्चन रेज हो सकता है। सो मेरे सामने भी एकदम फ्रेश क्वेश्चन है कि यदि हम आईटीसी के हमारे पर दो बार मार लग रही है, आईटीसी भी नहीं मिल रहा हमें उसका, और क्या नाम है वो सप्लाई भी ट्रीट हो रही है। सो अब हम एक्चुअली वर्डिंग देखते हैं और हम कहाँ पे इसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि हम एट लास्ट हम एसएससी को 2 बार तो ये स्ट्रगल नहीं करने देंगे। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉय, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। ओके, यदि फ्री सैंपल में कोई गुड्स लॉस्ट होती है, स्टोलन होती है, तो वो इसके अंदर हमारे आईटीसीएम को ब्लॉक करना पड़ता है। तो अब ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमको यदि रिलेटिव पार्टी को हम यदि गिफ्ट देते हैं तो वो हमारा गिफ्ट के अंदर भी कवर हो जाता है, जिसकी वजह से आईटीसी ब्लॉक करना पड़ेगा हमें। और दूसरी चीज, उसके ऊपर हमको सप्लाई भी ट्रेड करनी पड़ेगी। मैं ये एडवाइस करूंगा कि उसको यहाँ पे आप उसको आईटीसी रिवर्स कर दो, आपको उस पर टैक्स नहीं चार्ज करना पड़ेगा। लॉजिकली इंटरप्रिटेशन है ये। ओके, यदि आपने उसको आईटीसी क्लेम किया हुआ है तो आप आईटीसी ब्लॉक मत करो, उसको सप्लाई ट्रीट कर लो। दोनों चीज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, कोर्ट ऑफ लॉ में कुछ भी हो सकता है। ओके, अभी से कोई क्वेश्चन? नहीं सर, एक बार मैं दोबारा पढ़ूंगा तब थोड़ा शायद क्लियर होगा। हाँ, एनी टाइम। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट था, यदि हम प्रिंसिपल की एजेंट के साथ या एजेंट की प्रिंसिपल के साथ ट्रांजैक्शन होती है, विदाउट कंसिडरेशन होते हैं, तो भी वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। जैसे कि क्या होता है कि कुछ क्या नाम है, ए पर्सन है, वो बी पर्सन को कहते हैं कि भाई आप मेरे एजेंट बन जाओ और गुड्स लो और गुड्स को आप आगे सेल करना। ओके, सो इसके अंदर दो कंसेप्ट होते हैं। एक तो होता है कि एजेंट प्रिंसिपल को कहते हैं भाई आप, मतलब एजेंट प्रिंसिपल एजेंट को कहते हैं भाई आप मेरे लिए क्लाइंट ढूंढ के लेके आओ, सप्लाई मैं अपने आप करूंगा। एक कॉन्सेप्ट ये होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई आप गुड्स लो, गुड्स आप सेल करो, डीलिंग आपकी होगी डायरेक्टली उसके साथ, कस्टमर के साथ। कस्टमर को प्रिंसिपल जानता भी नहीं है। इसमें दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। समझ में आई ये चीज? दो कॉन्सेप्ट कौन से कह रहा हूं मैं, क्योंकि आज सभी का इंटरनेट स्लो चल रहा है। दिव्यांशु आपका, आप बताओ। ये रुक के चल पीयूष करना। अभी ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, मैं अपना कैरी करता हूँ विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम। कंटिन्यू करो। ठीक है, हाँ, आज हम शेड्यूल 1 तक ही करेंगे। मिशन आज भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा हमारा। अब ए ने बी को सप्लाई की, बी ने XYZ को सप्लाई की है, बी एजेंट है। तो इसके अंदर, इस केस के अंदर बी के पास गुड्स आती है और वो आगे सप्लाई करता है। तो इस केस के अंदर जो बी को जो गुड्स दिए ए ने, वो भी सप्लाई मानी जाएगी। डन। और सिमिलरली ऐसे हो सकता है, क्या नाम है, इस केस के अंदर लाइक वाइज एक केस ये हो सकता है, XYZ है, एजेंट ने कहा कि मुझको गुड्स चाहिए, आप मेरे लिए गुड्स लेके आओ। एजेंट प्रिंसिपल एजेंट को कहते हैं मुझको गुड्स चाहिए, आप मेरे लिए गुड्स लेके आओ। तो ये यहाँ पे आ गया, ये रिवर्स केस भी हो सकता है। ओके, यदि ए बी को सप्लाई कर रहा है, बी सी को सप्लाई, बी XYZ को सप्लाई कर रहा है और बी के हैंड में गुड्स आती है, तो वो एजेंट के डेफिनेशन में फॉल करता है। यदि बी के हाथ में गुड्स नहीं आती, वो ए और XYZ को सिर्फ मिलाने का काम करता है, वो एजेंट की डेफिनेशन में नहीं आता। एक बार हम पढ़ लेते हैं। एजेंट मीन्स अ पर्सन इंक्लूड अ फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, आड़तिया, डील क्रेडिटर एजेंट एंड ऑक्शनर और any other merchant agent by whatever name called who carry on the business of supply or receipt of goods। जो पर्सन सप्लाई कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं गुड्स को और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ एजेंट, जो एजेंट के बिहाफ पे गुड्स ले रहा है और आगे दे रहा है, वही जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स ले रहा है और आगे दे रहा है, वही एजेंट के डेफिनेशन में फॉल करता है। सेकंड टाइप का पर्सन जो सिर्फ ए को XYZ से मिलाता है, वो इसमें फॉल नहीं करता। I'm okay to all। तो इस केस में ये लिखा हुआ है, यदि ए ने बी को गुड्स दिए, वो सप्लाई ट्रीट की जाएगी। डन। और जो बी ने गुड्स दिए ए को, तो वो भी सप्लाई ट्रीट की जाएगी, चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन हो।
हम अब आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। ओके, फोर्थ पॉइंट के ऊपर हूं मैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम any of his other establishment outside India in the course or furtherance of business। इसमें ये लिखा हुआ है, यदि मैंने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया विदाउट कंसिडरेशन किया, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया, तो भी वो इसके अंदर फॉल माना, मतलब विदाउट कंसिडरेशन है तो भी वो इस क्लोज में आ जाएगा। यार कोई बोलो, अभिषेक सर ओके है? सर सुनाई तो आ रहा है पर समझ नहीं आया है। ओके, इसे पहले वाला क्लोज एक समझ बार- में आ गया था, एजेंट प्रिंसिपल का? हाँ सर, बिल्कुल सर। ओके ओके ओके, मैं इसमें एग्जांपल लेता हूँ, इसमें एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ मैं। लाइकवाइज फॉरेन के अंदर कोई मेरा रिलेटेड पर्सन है, लाइकवाइज मेरी कोई पेरेंट कंपनी वहां पे है। ओके, उसने मुझे कोई गुड सप्लाई, उसने मुझे कोई सर्विस प्रोवाइड की है इंडिया के अंदर, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन है, बट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो ये कहना चाहते हैं कि वो सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। ओके अभिषेक? अभिषेक ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, और इससे पहले हमने एक क्वेश्चन, हमने सेक्शन 7 बिल्कुल ठीक बात वन, है, समझ गए। ठीक है, सेक्शन 7(1)(b) पढ़ा था। सेक्शन 7(1)(b) में क्या लिखा हुआ था कि कंसिडर, क्या नाम है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस प्लस में क्या नाम है, कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन है, बट बिजनेस नहीं है। यदि बिजनेस नहीं है तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। आप इन दो चीज को समझ रहे हो कि वहां पे कंसिडरेशन था, यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, वहां पे बिजनेस नहीं था, यहाँ पे बिजनेस है। क्योंकि मुझे किसी से मतलब इंटरनेट की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अभिषेक से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ यदि अभिषेक को समझ में आ रहा है तो सभी को समझ में आ रहा है। अभिषेक सर, इस चीज को समझ में आया आपको? अभिषेक? नहीं, मुझे नहीं हाँ, आया, मुझे समझ तो में आ गया। ये आपको आ मुझे गया? भी आ गया। ओके, मुझे भी आ but गया। ठीक है, पारुल भी है साथ में। ओके पारुल, मैंने आप नोटिस किया, आप भी हो यहाँ पे, ठीक है। क्या सर हमारा मैं वीडियो ऑन करती हूँ तो नेटफ्लिक्स हो जाता है। कोई ना, मैं समझ रहा हूँ। सबसे पहले 7(1)(b) क्या कहता था, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। 7(1)(b) में लिखा हुआ था कि आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, कंसिडरेशन है और बिजनेस नहीं है। जो मैंने आज मॉर्निंग में एग्जांपल लिया था, यदि मैंने प्ले स्टोर से कोई गेम डाउनलोड किया और मैंने 500 बक्स पे किए हैं, तो वो सप्लाई माना जाएगा, वो मैंने बिजनेस ये पर्पस के लिए नहीं किया। example है जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, हाँ, है ना? ये और वही है जो हम एग्जांपल हाँ, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, बट वो बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस है। बट वो बिजनेस है। ओके डन। इस केस के अंदर अब गवर्नमेंट ने 2019 में एक चेंज किया था। पहले यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन लिखा हुआ था, अब यहाँ पे पर्सन लिख दिया। टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग क्या होता है, पहले हम वो देखते हैं। कोई बताएगा टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? अभिषेक सर, वर्तिका? रजिस्टर्ड पर्सन है जो टैक्स पे करना है। The person who is paying tax. द पर्सन हु इज पेइंग टैक्स। क्या नाम है, मे बी अभी दीप्ति ने बोला है कुछ, या फिर पारुल ने बोला, वट एवर। यदि पारुल, ओके, पारुल, यदि हम ये कहेंगे जो पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन, हम यदि रजिस्टर्ड पर्सन कहेंगे, या फिर वो कहेंगे जो पर्सन टैक्स पे करते हैं, तो पर्सन कहेगा मैं टैक्स ही नहीं पे करता, तो मैं यदि टैक्स ही नहीं पे करूंगा तो मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं बनूंगा, और मुझे इसके अंदर इंपोर्ट करने पे टैक्स मतलब सप्लाई भी नहीं बनेगा। वो पर्सन इसका मजा ले जाएगा। वो पर्सन जो टैक्स मतलब जिसको टैक्स पे करना चाहिए था, वो टैक्स भी नहीं पे कर रहा,
तो इसको टैक्स पे करने की लायबिलिटी भी नहीं आएगी। गेटिंग माय पॉइंट? Okay. Yes, समझे yes. चीज को? तो हम यहाँ पे रजिस्टर्ड Yes, पर्सन sir. भी नहीं लिख सकते। यदि टैक्सेबल पर्सन को मैं रजिस्टर्ड पर्सन ट्रीट करता हूँ तो क्या मीनिंग हो जाएगा, जो पर्सन रजिस्टर्ड है उसको ही टैक्स पे करना है, तो पर्सन वो रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्चुअली बहुत Yes. सोच समझ के लिखे हैं। टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? टैक्सेबल पर्सन जो रजिस्टर्ड है प्लस में जो लाइबल टू रजिस्टर है। and required to be registered. यस लाइबल टू रजिस्टर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पर्सन लाइबल नहीं है उसने भी अपना वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? वो भी टैक्सेबल पर्सन है, मतलब उसको टैक्स पे करना होगा। जो लाइबल टू रजिस्टर्ड है वो भी टैक्सेबल पर्सन है। तो इसके लिए मैं अभी टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन ओपन कर लेता हूँ, मैंने बचपन में पढ़ी थी। Internet is now working properly. A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T यहाँ पे आ गया टैक्सेबल पर्सन। ये रहा टैक्सेबल पर्सन मीन्स टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड है और इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24, जो लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारा ये ठीक है कि यहाँ पे पहले टैक्सेबल पर्सन लिखा हुआ था, बट अब गवर्नमेंट ने यहाँ से टैक्सेबल पर्सन हटा के पर्सन कर दिया। मीन्स कोई एनी पर्सन जो क्या नाम है, जैसे कि मैं अल्कोहल का बिजनेस करता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके हाँ जी, हाँ जी। ओके, यदि मैं कोई अल्कोहल का बिजनेस करता हूँ, मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूँ, बट मैंने कोई इंपोर्ट की है कोई सर्विस आउटसाइड इंडिया से, एंड उसके लिए मैंने कंसिडरेशन भी पे नहीं किया, तो भी वो सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, और मुझको उसके अंदर आरसीएम का टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, ओके टू ऑल? पारुल, ओके टू यू? मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। अभिषेक? अभिषेक सर फिर बोल रहे को मेरे अकॉर्डिंग मेरा नेट स्लो था, रिपीट कर रहा हूं मैं। पहले टैक्सेबल पर्सन लिखा हुआ था, तो यदि कोई अल्कोहल का बिजनेस करता है और उसने उसने यदि सर्विस इंपोर्ट की है, तो वो इस क्लोज में फॉल नहीं करता था क्योंकि वो टैक्सेबल पर्सन नहीं था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्सेबल से हटा के पर्सन कर दिया, तो अब वो भी पर्सन लाइबल हो गया इसके ऊपर आरसीएम का टैक्स पे करने के लिए। ओके, और मेरे यहाँ पे एक क्वेश्चन था, यदि हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो क्या होगा? तो इसका आंसर है कि यार इसके लिए सेक्शन 5(4) डील करता है, तो यहाँ पे लिखने की कोई भी लायबिलिटी नहीं थी उसको, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी उसको, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया। व्हाट इफ गुड्स आर इंपोर्टेड विदाउट कंसिडरेशन? तो उस केस के अंदर कस्टम एक्ट में लिखा हुआ है, हम कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं विद और विदाउट कंसिडरेशन तो भी कस्टम ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी के साथ हमको आईजीएसटी पे करना पड़ता है। ओके, समझ में आया? ठीक है बट सर। अगर सर्विसेज ले रहे विदाउट कंसिडरेशन तो उसमें हमारा कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। Right? होगा, यदि हम रिलेटेड पर्सन से ले रहे हैं तो वो कंसीडर होगा। अनरिलेटेड पार्टी से अनरिलेटेड पार्टी से कर रहे हैं, इट मे बी एनी पार्टी XYZ, हाँ, कोई तो भी नहीं होगा, पार्टी है। तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, हाँ, तो नहीं होगा। क्योंकि जैसे आप प्ले स्टोर से मल्टीपल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, हाँ, example है ना? वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है उस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा।
हाँ वही